नमस्कार, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज की इस खास पेशकश आवाज मिनटर्स में। और आज हम इसमें बातचीत करेंगे एक ऐसे मेहमान से जिनके पास दशकों का न सिर्फ अनुभव है और उन्होंने बहुत ऐसी चीज़ों को एनालाइज करके हमारे सामने समय से पहले हमें बताया जो अब समझ में आ रही है कि उस समय उन्होंने क्या कहा था। तो कोशिश ये होती है कि उनके नॉलेज को, उनके एक्सपीरियंस को आपके साथ शेयर करूं, जिससे आप बाजार को अच्छे से समझ सके और अपने पोर्टफोलियो को बेहतर बना सके। आज की मेहमान है देवीना मेहरा जी, जो फर्स्ट ग्लोबल की चेयरमैन मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, साथ ही फाउंडर भी हैं। और देवीना जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज़ मिनटर्स की सीरीज़ में। जब मैं ये बात कह रहा हूँ तो मैं बड़े गर्व के साथ कह सकता हूँ कि आप शायद अकेली थी जिन्होंने दो तीन बातें करंट सिनेरियो के बारे में काफ़ी पहले कह दी थी, और वो बातें बिल्कुल वर्ड बाय वर्ड सच साबित हो रही हैं। एक आपने कहा था कि इंडियन करेंसी डेप्रिशिएट होगी, और आज आप देख लीजिए रुपए की स्थिति क्या है। अगर वाईटीडी यानी 2022 में देखें तो 7.5% रुपया करेक्ट हो चुका है। दूसरी बात आपने कही थी कि जो न्यू एज आईपीओज आ रहे हैं ये बहुत ज़्यादा टिकेंगे नहीं और इसमें बहुत ज़्यादा फंडामेंटल दम नहीं है। नतीजा सामने है, 60-65% तक सारे करेक्ट हो चुके हैं। तीसरी बात आपने ये कही थी कि जो यूएस यूक्रेन वाला युद्ध है वो कुछ समय बाद डिस्काउंटेड हो जाएगा, उससे बहुत ज़्यादा क्यूज नहीं लेंगे। और चौथी बात आपने कही थी कि क्रिप्टो करेंसीज 70 से 80% गिरेंगे। बिटकॉइन का हाल हमारे सामने है। बहुत बहुत स्वागत मैम। ये इतना सटीक एनालिसिस कैसे कर लिया आपने? धन्यवाद। तो इसके पीछे कोई ऐसी चीज नहीं है कि एकदम आपको दिमाग में फ्लैश आता है और आप दुनिया में सबसे अधिक समझदार व्यक्ति हो, ऐसा कुछ नहीं है। इन सब जो आपने चारों बातें बोली, इन सब के पीछे एक ही चीज रहती है, वो है डेटा एनालिसिस। कि आप जितना अधिक डेटा है, जहां तक अवेलेबल है, जितना पीछे आप जा सकते हैं, वो सारा डेटा आप लीजिए, उसको प्रॉपरली ठीक से एनालाइज करिए, ऑब्जेक्टिवली एनालाइज करिए। ये नहीं कि आपका जो भी पूर्वाग्रह है आप उसके अनुसार एनालाइज करें, जो कि हम लोग सबका ये टेंडेंसी होती है। ये हम लोग सबकी एक तरह से एक मनुष्य होने के कारण ही ये कारण रहता है कि हम लोग को लगता है कि जहां से हम सोच के आए हैं वैसा ही कुछ डेटा से निकल के आए। तो आप वो सबको अगर किनारे करके केवल डेटा पर जाएं तो ये सब चीजें साफ होती जाती हैं। जैसे आपने रुपये की डेप्रिसिएशन की बात की, अब ये बात मैं पिछली दिवाली से बोल रही हूँ कि 2022 में ये बड़ा रिस्क है भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए। और उसके पीछे वही डेटा था कि बहुत सारी इमर्जिंग मार्केट्स में इंटरेस्ट रेट बढ़ने लगे थे, सेंट्रल बैंक ने बढ़ाए थे, भारत ने नहीं बढ़ाए क्योंकि भारत को ग्रोथ की चिंता ज्यादा थी, भारतीय सेंट्रल बैंक यानी आरबीआई को। वो एक चीज थी। दूसरी चीज आप ये भी देखिए कि रुपया जो है वो आप लंबे समय का डेटा देखें तो या तो धीरे धीरे 2-3% साल का डिप्रिशिएट होता है, और जब वैसा नहीं होता, जब काफी समय एक बैंड में रहता है, तब वो अचानक से एक साल में बड़ा मूव देता है। तो ये नजर आ रहा था कि वो स्थिति आने वाली है। वो क्योंकि आप सरकार हो या आरबीआई हो, आप चाहते हैं कि सब चीज हम कंट्रोल कर लें, सब चीज हमारे नियंत्रण में हो, कि ग्रोथ भी ज्यादा हो, इन्फ्लेशन भी कम हो, इंटरेस्ट रेट भी कम हो, सब चीज, अनएम्प्लॉयमेंट कम हो। लेकिन सब चीज को आप एक साथ में नियंत्रित नहीं कर सकते। तो अगर आप ग्रोथ की तरफ फोकस करते हैं तो कहीं और कुछ और बदलता है, और इस केस में करेंसी पे दबाव आना था। वो एक चीज थी। जो आप आईपीओज की बात कर रहे हैं, सो कॉल्ड न्यू एज आईपीओज, अगेन एक चीज तो थी कि उनका अपना डेटा देखना कि क्या हो रहा है वहां पर। वो खुद ही बोल रहे हैं कि कभी हो सकता है वो प्रॉफिट में आए ही नहीं, वो एक चीज है। दूसरा ये होता है कि जब कोई आईपीओ आता है तो वो थोड़ा बहुत फाइनेंशियल में सुधार करने की कोशिश करता है, तो मार्केटिंग स्पेंड कम होती है, मार्केट शेयर कम होती है। ये सब चीज भी लगभग सभी आईपीओ में, चाहे वो जोमैटो हो, चाहे पॉलिसी बाजार हो, चाहे पेटीएम, सब में नजर आ रहा था। एक और डेटा पॉइंट जो था कि अगर आप नैस्डैक में या दूसरे वेस्टर्न नेशंस में देखें तो इस तरह के जो आईपीओ पहले आए थे जो लॉस मेकिंग थे, जिनमें जो बिल्कुल इसी तरह के जो उबर हो या डोर डैश हो, उनका क्या हुआ? उनका भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं रहा था। तो ये सब डेटा पॉइंट सामने थे। क्रिप्टो का आप हिस्ट्री देखें तो वही है कि
क्रिप्टो जो कि उसमें खाली जो बिटकॉइन जिसका थोड़ा हिस्ट्री था उसमें आप देखें तो कई बार ये हुआ है कि 70 से 85% भाव गिरा है। तो ये तो क्लियर था कि ये बहुत वॉलेटाइल एसेट क्लास है। कब उसमें क्या हो जाए वो कहना मुश्किल था। जो आपने रशिया यूक्रेन युद्ध की बात की वो भी डेटा एनालिसिस पे आधारित था कि 40 साल में देखा हमने कि जब जब कोई युद्ध हुआ हो या जैसे 9/11 जैसा टेररिस्ट अटैक हुआ हो या यूएस ने जैसे कहीं बमबारी की हो चाहे गल्फ वॉर हो, हर स्थिति में देखा कि हर एक बार, ये भी नहीं कि औसतन, बट हर एक बार साल भर बाद वो मार्केट मूव में नजर नहीं आता है। जो स्टॉक मार्केट डायरेक्टली नहीं उससे अफेक्ट होती वहां वो नजर ही नहीं आता है, सिवाय हो सकता ऑयल और गोल्ड, यही दो जगह थी जहां कभी असर नजर आया साल भर बाद। तो कॉमन थीम चाहे ये सब कॉल्स का हो चाहे जिस तरह से हम लोग पोर्टफोलियोज मैनेज करते हैं, सब में एक ही कॉमन थीम है कि सब कुछ डेटा पे बेस्ड होना चाहिए, प्रॉपरली एनालाइज होना चाहिए। और इसीलिए हम लोग मशीन जो हम लोग बोलते हैं सिस्टम का उपयोग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, इन सब का भी काफी उपयोग करते हैं क्योंकि वो बड़े वॉल्यूम में डेटा को एनालाइज कर सकता है, ऑब्जेक्टिवली एनालाइज कर सकता है। बिल्कुल मैम, आपने सही कहा कि अपने पूर्वाग्रह से आप दूर रहें और अगर आप फैक्ट्स के साथ रहेंगे तो आपको हमेशा सफलता मिलेगी। लेकिन आजकल लोग इतनी मेहनत करते कहाँ, कौन इतना पुराना डेटा देखेगा। ये मेहनत का फल है जो आपको मिला। और ये बात आपने सच कही कि मैंने भी बहुत बार आपके स्टेटमेंट सुने थे कि जब करेंसी के बारे में आप बोलती थी, मेरी खास दिलचस्पी थी, तो आप ये हमेशा कहती थी कि रुपये डिप्रिशिएट होगा। तो लगातार हर फोरम पे मैंने आपके स्टेटमेंट सुने और आज हमें चांस मिला कि मैं इसको थोड़ा और समझूं। तो अब थोड़ा एक एक करके एक्सप्लेन करते हैं इसको कि जो रुपए की स्थिति इस वक्त है, क्या जो आप कह रही थी कि बहुत समय से नहीं डिप्रिशिएट हुआ था वो अब हो गया एक झटके में, या अभी और पेन बाकी है? अब मतलब अब कहना मुश्किल है कि कितना एक बार में और कितना जाएगा, पर फिर भी लगता है कि शायद 1-2 रुपया और यहाँ से घटे। पर अब मतलब वो देखना पड़ेगा। वो अभी एकदम से अब बहुत ज्यादा मूव होगा ऐसा अभी फिलहाल तो नहीं नजर आ रहा है। पर अभी भी कुछ हद तक वीकनेस तो बनी रहेगी। कुछ हद तक वीकनेस अभी रहेगी लेकिन बहुत ज़्यादा उसमें करेक्शन शायद नहीं होगा। मैम, अब चूंकि वॉर की वजह से ही फिर इन्फ्लेशन, ऑयल, एनर्जी क्राइसिस और ये सब कुछ शुरू हुआ जिससे पूरी दुनिया जूझ रही है। यूएस खास तौर पे अपने रेट्स इतने ज़्यादा बढ़ा रहे हैं कि वो एक तरीके से डिमांड को क्रश करना चाहते हैं जिससे कि वो टारगेट हासिल कर सकें। लेकिन इंडियन स्पेसिफिक में हम देखें तो हम लोग उतना नहीं गिरे हैं जितना दुनिया के दूसरे बाजार गिरे, या हमारी करेंसी भी अगर हम येन को देखें, यूरो को देखें तो उसके सामने अभी भी बहुत स्ट्रांग दिखती है। तो भारतीय पर्सपेक्टिव में अगर इन दोनों चीज़ों को हम देखें तो बाजार कैसा लगता है आपको? तो इन्फ्लेशन तो कम हुआ, जैसा कि मैंने अभी हाल फिलहाल में एक आर्टिकल इस पर भी लिखा था कि अगर आपसे 1 महीना 1.5 महीना पहले पूछा जाता तो बोलते कि क्या आपको चाहिए, तो आप बोलते कमोडिटी इन्फ्लेशन कम हो, और कमोडिटी इन्फ्लेशन तो बहुत कम हुआ है। अभी आप जनवरी से अब तक देखें तो मेटल्स तो सब अब नेगेटिव टेरिटरी में हैं, और कॉपर, एल्यूमिनियम वगैरह तो 20-25% डाउन है जनवरी के लेवल से। इवन जो कृषि उत्पाद थे उनका भी अधिकतर, कई तो अब नेगेटिव टेरिटरी में आ गए हैं, कुछ 1-2 गेहूं या आई थिंक सोया पॉजिटिव में है। खाली कच्चा तेल और नेचुरल गैस, ये 2 चीज पॉजिटिव टेरिटरी में है। पर फिर भी अभी, जैसा कि आपने ठीक बोला कि अभी भी यूएस में जो लास्ट इन्फ्लेशन का डेटा आया है वो अभी काफी अधिक आया है, क्योंकि इन्फ्लेशन अब कमोडिटी से दूसरी जगह भी चली गई है, और जो कमोडिटी गिरी है उनका अभी पूरा इम्पैक्ट जून तक नहीं आया है। कुछ फॉल जुलाई में, जैसे वो पेट्रोल वगैरह का प्राइस वहां पर जुलाई में गिरा है। लेकिन अब जो स्थिति है, जहां आप सेंट्रल बैंक्स की बात करें, जैसे फेड की बात करें, तो अभी उनको ये दिखाना है कि हम इन्फ्लेशन कंट्रोल करने में सीरियस हैं, उसके लिए सक्षम हैं। तो अभी भी उनका एग्रेसिव या हॉकिश स्टैंड रहेगा, मतलब कि ब्याज की दरें अभी वो काफी बढ़ाएंगे। अभी फिलहाल के लिए तो वही उनका जो स्टांस रहेगा। तो अब दुनिया में सब कुछ, ये भी एक चीज आपके दर्शकों को समझनी चाहिए कि कुछ भी भविष्य के बारे में निश्चित नहीं रहता है, सब कुछ प्रोबेबिलिटी, संभावना यही रहती है। तो अभी जो मुझे सबसे ज्यादा संभावना लग रही है कि अभी फेड रेट्स बढ़ाता जाएगा जब तक कि
डिमांड पे बड़ा इम्पैक्ट आया, मतलब वो अब यूएस का रिसेशन का या हार्ड लैंडिंग जो बोलते हैं उसका जो उसकी संभावना बढ़ रही है। पर उसका जो दूसरा पहलू ये है कि अगर वो स्थिति आती है तो अभी रेट जल्दी से बढ़ेंगे, लेकिन उसके बाद फिर फेड का जो रेट कट है फिर से काटना रेट, वो भी शायद जल्दी शुरू हो जाए। तो ये तो यूएस की स्थिति हुई। अब जहां तक भारतीय बाजारों का सवाल है, अगर आपके पास समय हो तो मैं अगेन थोड़ा लंबा पर्सपेक्टिव दूं, तभी आपको ये क्वेश्चन, चीज। एक छोटा सा क्वेश्चन आपसे है, उसके बाद आप हाँ, मुझे भारत वाला एक्सप्लेन करिएगा। क्या हाँ, सेफली ये हम कह सकते हैं कि यूएस मार्केट में इन्फ्लेशन का जो करंट डेटा 9.1% आया था, अब ये नियर पीक है? क्योंकि हाउसिंग का लेटेस्ट डेटा कहता है कि 5 महीने से वहाँ सेल गिर गई है, 14% YOY और 5.5% मंथ ऑन मंथ गिर रही है, इंटरेस्ट रेट बहुत ऊपर चले गए हैं, बिल्डर्स इन्वेंट्री क्रिएट नहीं करना चाहते। क्या सेफली ये माना जा सकता है कि नियर पीक इन्फ्लेशन है यूएस का? हाँ, ये मेरे हिसाब से नियर पीक तो होगा, क्योंकि अभी पिछली बार भी शेल्टर इन्फ्लेशन जो हाउसिंग का वहां का इन्फ्लेशन है वो एक बड़ा कंट्रीब्यूटर था। पर अभी जब फेड का थिंकिंग होगा, चाहे जहां से भी इन्फ्लेशन आ रही है, चाहे उसके बाद लग रहा हो कि 2 महीने बाद वो कम भी हो जाएगी, लेकिन अभी वो एग्रेसिव ही रहेंगे। तो इस बार जैसे शेल्टर था या यूज्ड कार, जो सेकेंड हैंड कार जिसे हम लोग कह सकते हैं, वो इन्फ्लेशन में बड़ा कंट्रीब्यूटर थे। तो अभी थोड़ी अलग सी चीजों से आया है ये नंबर, बट जैसे भी वो नंबर आया है जी। वो फेड एग्रेसिव रहेगा, जिससे कि लोग इन्फ्लेशन का जो इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन बोलते हैं कि लोग क्या एक्सपेक्ट करते हैं, क्या उनको लगता है कि अगले साल या 2 साल बाद इन्फ्लेशन होगा, वो नंबर बढ़ते नहीं जाना चाहिए, क्योंकि फिर वो उस साइकिल से निकलना मुश्किल हो जाता है, जैसा कि 70 के दशक में हुआ था। जी मैम, अब मैं भारतीय बाजार आपसे समझना चाहता हूं कि भारतीय बाजार आपके जो भी पर्सपेक्टिव है, क्या अभी भी महंगा है या अब वो फेयर हो चुका है? अप्रोच क्या होनी चाहिए इस समय मार्केट को लेकर के? अच्छा, तो ये मैं आपको वही बोल रही हूँ, मैं थोड़ा लंबा पर्सपेक्टिव लेना चाहूंगी, जी। क्योंकि ये मतलब ये आज का, ये एक हफ्ते का या एक महीने का पर्सपेक्टिव नहीं है। ये है, अगर आप भारतीय बाजारों को फिर अगर एक बार आप 40 साल के पर्सपेक्टिव से देखें, जब से लगभग समझ लीजिए सेंसेक्स 1979 में आया था, 69 में, तो तब से 40 से थोड़ा ऊपर हुआ है। तो हमारे सबके दिमाग में है कि इक्विटी मार्केट में लगभग 14-15% कंपाउंडेड रिटर्न बनता है, ऊपर नीचे होता है, पर लंबे समय में ये बनता है। तो लेकिन अगर आप देखें तो जो 80 का दशक था उसमें 21% कंपाउंडिंग थी, अगले साल अगले दशक में 14%, फिर 17%, और जो 2010 से 20 वाला दशक था उसमें कुछ 8% से थोड़ा ऊपर कंपाउंडिंग थी। तो वो दशक बहुत खराब था, क्योंकि अगर आप सोचे तो वो उस टाइम फिक्स डिपॉजिट रेट भी 8% थे। तो वो जो एक पूरा दशक गया उसमें आपको इक्विटी में कुछ भी एक्सेस रिटर्न नहीं मिला वो रिस्क लेने के लिए। तो एक तरह से बाजार में उतनी संभावना थी कि ऊपर जाए, इसीलिए वो कोविड क्रैश के बाद इतना ऊपर गया, इतना बड़ा बुल रन रहा। तो वो चीज अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है, सेंस कि अभी भी ऐसा नहीं है कि अगर आप थोड़ा लंबा पर्सपेक्टिव देखें तो रिटर्न्स कोई बहुत ऐसा नहीं कि बहुत ट्रेंड लाइन से ऊपर चले गए हों, क्योंकि आप इतना लंबा समय आपने ट्रेंड लाइन के नीचे रहा। वो एक चीज थी। अगर आप रिलेटिवली देखें बाकी दुनिया के बाजारों की बनस्पत, तो 2021 पहला साल था बहुत सालों के बाद जब भारत टॉप 10 बाजारों में आया। नंबर 6 पे था पिछले साल भारत, जैसे जो 40-45 मेन मार्केट में, और उसके पहले हर साल कई सालों तक वो नंबर 21, 24, 25 इस रेंज में था। तो वो आउट परफॉर्म किए बहुत समय हो गया था। वो एक टाइम आया पिछले साल जब आउट परफॉर्मेंस शुरू हुई, तो वो अभी आउट परफॉर्मेंस मेरे हिसाब से जारी रहेगी। वो अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। इस बार ऑफ कोर्स हम लोग उतना ऊपर नहीं है। इस साल तो जो ईयर टू डेट है, ऊपर में जो 4-5 मार्केट्स हैं वो तो कमोडिटी वाली मार्केट है, सऊदी अरेबिया, यूएई, चिली वगैरह। और फिर भी हम लोग जो पूरा ग्लोबल इंडेक्स 17% डाउन है, हम लोग शायद 10% के लगभग डाउन है। तो आउट परफॉर्म तो कर रहे हैं अभी भी, वो जारी रहेगा। एक और चीज, ये भी डेटा है
कि जो ये हम लोग 15% हमारे दिमाग में है, और आप सेंसेक्स के जब शुरू हुआ था उसमें अगर आप 100 रुपए लगाते तो वो अभी 44,000 हो जाता, 44,000। लेकिन अब हमने सोचा कि ये तो 40 साल की बात है, अगर उसमें सपोज आपने 10 दिन जो बेस्ट डेज हैं वो मिस कर दिए तो क्या होगा। अभी तो है कि 40 साल में 10 दिन क्या होते हैं, क्या फर्क पड़ेगा। लेकिन जब डेटा देखा तो एक तरह से खुद भी हम चौंक गए कि वो जो 44,000 है वो 15,000 रह जाता है, आपका 2/3 रिटर्न निकल जाता है 10 दिन मिस कर। तो अगर आप 30 दिन मिस कर जाएं, जो कि मतलब रिटर्न साल का एक दिन भी नहीं है, तो रिटर्न 4,000 से भी कम हो जाता है सारा रिटर्न। तो ये चीज से ये क्लियर हुआ कि आप अगर मार्केट में हैं और आपने अच्छे दिन कुछ एक दो भी मिस कर दिए तो वो आप कभी उसको बैकअप नहीं कर पाएंगे, उसकी भरपाई नहीं कर सकते हैं। तो वो चीज एक बार समझ में आ जाए तो। दूसरी चीज एक और थी कि ये जो बड़े वाले जो 8% 10% मूव वाले दिन होते हैं, ये आते कब हैं। तो ये हमेशा मंदी के बाद, जब बहुत स्ट्रेस है मार्केट में, सब लोग को लग रहा है कि चीजें बहुत खराब लग रही हैं, ये तब आते हैं। ये बुल फेज में या तेजी में नहीं आते हैं। खाली इसका एक ही एक्सेप्शन था, वो था वो जो हर्षद मेहता वाली तेजी थी, बिकॉज वो नेचुरल मार्केट नहीं थी। उसी एक मार्केट में हुआ कि बड़ा अप मूव वाले दिन तेजी में आए थे, उसके अलावा एक भी इसका अपवाद नहीं है। तो ये बात हमको समझ में आ गई कि ये हम नहीं कह सकते कि आज मार्केट बॉटम हो ही गया है, लेकिन अब उस रेंज में है कि जहां तो मोटी बात ये है कि बॉटम के चक्कर में नहीं पड़ना है, हाँ, डेटा तो को देखना है और उसको इस रेंज में समझना है कि आपको रहना है मार्केट में, रहना है। करेक्ट मैम, एक बहुत ही छोटा सा एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक से लौट के आएंगे तो बिल्कुल सिंपल से सवाल के साथ ये पूछेंगे कि इस वक्त मैम को क्या पसंद आ रहा है भारतीय बाजार में, या टेम्पटिंग है कोई सेक्टर, कोई स्टॉक्स या कोई थीम जहां पे आप निवेश कर सकते हैं। बहुत ही छोटे से ब्रेक। आपकी सेहत से हमें है सरोकार, उचित अस्पताल चुने। आपकी सहायता के लिए हमारी टेलीमेडिसिन और ग्राहक सेवा टीम उपलब्ध है। स्टार हेल्थ इंश्योरेंस सदैव आपकी सेवा में। The Meridian, where contrasts come together and sophistication runs wild. Presenting a Jeep SUV that gives you the best of both worlds. The all-new Jeep Meridian, untamed sophistication. रुको रुको, मैं देखता हूँ। अलेक्सा, टर्न ऑन द लाइट। ओके। आ रहा हूँ। अलेक्सा प्ले। बेबी को बेस पसंद है। बेबी को बेस पसंद है। Amazon Alexa, play music and more. Just ask. Get Alexa smart home combo starting ₹2299 this Prime Day. पढ़ता है, खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कराता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। 1908 में बैंक ऑफ बड़ौदा की शुरुआत से लेकर भारत के पब्लिक सेक्टर के बैंक्स के बीच अपनी जगह बनाने तक की इस यात्रा को बीओबी ने एक विजन, फाइनेंशियल प्रूडेंस, कोर वैल्यूज और कॉर्पोरेट गवर्नेंस की देखरेख में किया है। देखिए बैंक ऑफ बड़ौदा प्रेजेंट्स एनहांसिंग टेक, एनरिचिंग लाइव्स, एम्पावरिंग इंडिया, इस समय पर सिर्फ सीएनबीसी आवाज पर। स्वागत है एक बार फिर से आपका मार्केट मेंटर्स में। आज बातचीत हो रही है देवना मेहरा जी से, जो बहुत ही वेटरन है मार्केट की। मैम, हमने आपसे वायदा लिया था कि ब्रेक के बाद मैं आपसे ये पूछूंगा कि इस वक्त भारतीय बाजारों में कोई चीज़ आपको टेम्पटिंग लग रही है, थीम हो सकती है, सेक्टर हो सकता है, स्टॉक हो सकते हैं, जो आपको लगता है कि हाँ ये है जहाँ पे पैसा पार्क किया जा सकता है। जो एक तो चीज है जो हम लोगों ने बात की कि रुपी डेप्रिसिएशन की, उससे किनको फायदा होता है, वो उसके अलावा पीएलआई स्कीम से भी कुछ सेक्टर्स को फायदा हो रहा था। तो अभी मैं अगर देखूं अपने जो हमारे पोर्टफोलियो को, जैसा कि मैंने कहा कि ये पोर्टफोलियो हम लोग का जो पीएमएस स्कीम है, जब से हम लोगों ने शुरू किया है, वी आर नंबर 1 ऑन रिटर्न्स एंड रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स आल्सो। तो जो उसमें जो सबसे ओवरवेट सेक्टर है अभी फिलहाल, वो कैपिटल गुड्स और इंडस्ट्रियल मशीनरी है, वो एक है। फिर रुपी डेप्रिसिएशन वाली थीम पर आईटी सर्विसेज, टेक्सटाइल्स,
कुछ केमिकल्स में आपको पूरा केमिकल सेक्टर नहीं, पर आपको देखभाल के उसमें कुछ चीजें अच्छी लगती हैं, वो उसमें कुछ कुछ ओवरवेट होगा। एक और जो चीजें अभी ये तो हम लोग को थोड़े लंबे समय से अच्छी लगती रही हैं, जो थोड़ा अभी बदला है वो है कुछ हद तक ऑटो फोर व्हीलर्स और ऑटो कंपोनेंट्स में कुछ कंपनीज, वो एक है। कंज्यूमर गुड्स एफएमसीजी जो काफी समय से हमको अच्छा नहीं लगता था, अब एक तो ये इन्फ्लेशन, जो कमोडिटी इन्फ्लेशन कम हुई है, उससे दो तरह के उनको फायदे हो रहे हैं। एक तो जैसे पाम ऑयल डायरेक्टली उनका इनपुट जो बहुत बढ़ गया था वो नीचे आ गया है। उसके अलावा जो भारतीय उपभोक्ता था उसकी जो हर महीने का जो बजट था वो बिगड़ गया था, ये सब खास करके कृषि उत्पादों के बढ़ने से, खाने वाला तेल और ये सब, तो वो सब का भाव कम होने से और उसके कारण वो एफएमसीजी का अगर आप देखें तो वॉल्यूम पे प्रेशर आ रहा था, तो वो अब कुछ हद तक चला जाएगा। तो एफएमसीजी में भी कुछ, सब कुछ नहीं लेकिन कुछ 2-3 कंपनी हमने ऐड की हैं, तो ब्रॉडली ये होगा अभी हम लोग को जो अच्छा लगता है। मैम, जो सेक्टर्स के आपने जिक्र किया एफएमसीजी का, आईटी का या कैपिटल गुड्स में हैवी मशीनरी का, इसमें लीडर्स के टॉप वालों के साथ रहना चाहिए या मिड कैप में भी आपको लगता है कि वैल्यू है? ये तो मोस्टली एक बार सेक्टर आइडेंटिफाई करने के बाद आपको तो कंपनी बाय कंपनी ही देखना पड़ेगा, तो ऐसा आप खाली ही लीडर को ही लें ऐसा नहीं है। और जैसा कि मैंने कहा कई सेक्टर तो ऐसे भी हैं, जैसे केमिकल्स है जिसमें कुछ ये जो पूरा केमिकल्स में प्राइस हाइक हुआ था उसमें कुछ के लिए तो जो वो बनाते हैं उत्पाद उसका भाव बढ़ा था जो उनके लिए अच्छा था, और कुछ ऐसे थे जिनका जो वो इस्तेमाल करते हैं जो इनपुट है उसका भाव बढ़ा था, तो उनके लिए तो मार्जिन प्रेशर आया। तो आपको एक बार तो फिर देखना पड़ेगा कंपनी बाय कंपनी ही। ये 2021 जैसा मार्केट नहीं है जहां थोड़ा कम थोड़ा ज्यादा सभी कुछ चला। ये मार्केट थोड़ा ज्यादा सेलेक्टिव रहेगा, ये साल के शुरू से ही वैसी स्थिति रही है और अभी भी वही हमारा समझना है कि आपको सेलेक्टिव रहना पड़ेगा। मैम, जो टेक्सटाइल सेक्टर का आपने जिक्र किया, करेंसी का बेनिफिट को मिल सकता है, लेकिन ये बड़ा सिक्लिकल सेक्टर है। जैसे मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था यूएस की जिसमें बताया कि कॉटन प्राइसेस में कुछ ऐसे प्लेयर्स भी पहुंच गए जिनको कॉटन से कोई लेना नहीं, लेकिन वो प्राइस डिस्टॉर्ट कर रहे हैं। मार्केट में प्राइस चल रहा है 0.87 सेंट का और वो उसको 0.99 पे ले जाते हैं, जबकि टेक्सास में सूखा पड़ा है, नहीं हो रही कॉटन। तो ऐसे जो बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी वाले सेक्टर उसमें रहना चाहिए लंबे समय के लिए। वो टेक्सटाइल में आपको खाली मतलब अगर आप बिल्कुल कमोडिटी एंड पे हैं तब इसका डायरेक्ट असर पड़ेगा। अगर आप वैल्यू एडेड या ब्रांडेड में हैं तो वो थोड़ा सा अलग हो जाता है। और कॉटन भी ऊपर से तो काफी नीचे आया है, कॉटन जहां तक इंक्रीज हुआ था वहां से नीचे आया है। और इससे तो मुझे ये याद आया कि जब अमेरिकन सिविल वॉर हुई थी तब भी कॉटन के प्राइस बहुत ऊपर नीचे हुए थे और बॉम्बे के बहुत से जो स्पेक्युलेटर्स थे उन्होंने उसमें पैसा बनाया भी और फिर खोया भी प्रेमचंद रॉयचंद से लेके। बिल्कुल बिल्कुल। मैम, एक लास्ट क्वेश्चन जाते जाते कि ये जो FIIs इतना पैसा निकाल के ले गए हैं और लास्ट 2 क्वार्टर से हम लोग जो डेटा देख रहे थे उसमें पिछले क्वार्टर में, दिसंबर क्वार्टर में क्लोज टू 1% उन्होंने अपनी होल्डिंग कम की थी और लेटेस्ट में मार्च क्वार्टर तक उन्होंने 0.5% कम की। तो ये इनका गुस्सा अब खत्म होगा, वापस आएंगे अब ये? मैं ये चीज कई बार बोल चुकी हूँ बहुत सारे इंटरव्यूज में कि मैं FII फ्लोज को फॉलो नहीं करती हूँ क्योंकि मुझे नहीं लगता कि उसका बाजार के डायरेक्शन से बहुत कुछ लेना देना होता है और डेटा यही दिखाता है। तो ये डेटा शुरू में हम फॉलो करते थे और ये देखा कि ये इससे कुछ भी पता नहीं लगता है, तो वो डेटा ही फॉलो करना मैंने छोड़ दिया। मैं आपको खाली एक ही डेटा पॉइंट बताती हूँ कि ये FIIs आए हैं मार्केट में 93-94 में, बिकॉज वो FIIs का जो रेगुलेशन आया था वो 93 बजट में आया था और वो 94 से 2003 ये 9 साल थे जब बाजार ने 0 रिटर्न दिया। तो जब एक नया पैसे का स्रोत नया बिलियंस ऑफ डॉलर्स आए तो मार्केट ये आप इसमें मैं तो कहूंगी इस चक्कर में पड़ना नहीं है। हाँ, इसमें आप ये समय मत नष्ट करिए। इसका खाली एक ही प्रभाव हो सकता है, वो अपने बैलेंस ऑफ पेमेंट पे जो थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है, बस फंडामेंटल फर्क।
मैडम आपने ये बात कह के ना बड़ी मन को शांति दी कि लोग रोज जो एफआई का डेटा देख के बीपी बढ़ाते हैं उसको मत देखिए। देखिए ये तजुर्बे के साथ बता रही मैम कि आपको बहुत एफआई को देख के चिंता नहीं करनी चाहिए। अपनी घरेलू कंपनियों को देखिए, घरेलू फंड को देखिए और उस पर निवेश करिए। देवीना मैम बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे दर्शकों को ये बात समझाने के लिए कि आप थोड़ा सा लंबा नज़रिया रख के अगर आप उस डेटा को एनालाइज करेंगे तो आप सही कॉल ले पाएंगे। और वो जो शुरुआत में हमने 4 बातें कही थी, जो मैम ने बहुत पहले कही थी, वह सच साबित होती हुई दिख रही हैं। तो आज के लिए मैम इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे दर्शकों को एजुकेट करने के लिए। शुक्रिया, धन्यवाद।